नो, बैठिए। नो, नथिंग, बैठिए, बैठिए। नहीं तो मुझे बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा, बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। इनको बाहर भेज दो, इनको बाहर भेज दो, इनको बाहर भेज दो, इनको बाहर भेज दो। नथिंग, नो, नो। माननीय विपक्ष नेता, माननीय विपक्ष नेता, एक सेकंड। नो, एमएलए साहब आ जाओ। विपक्ष नेता बुला दिया सर। नथिंग, माननीय मैं इसके एक सेकंड व्यवस्था दूंगा अगली बार। अध्यक्ष जी इसकी पीड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अध्यक्ष जी, ये एक विधायक की पीड़ा है, आप इसको संज्ञान में ले। ये मैं आपसे निवेदन कल आप आए थे, मैंने संज्ञान में ले लिया था। मैंने कहा मैं संबंधित लोगों से चर्चा करूंगा। आज भी तहसीलदार को बुला रखा है, इसके बाद उसकी सुनूंगा। देखिए इस तरह करेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये और बता देता हूं। ये तमाशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं करूंगा। सदन के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यगण, मैं सर्वप्रथम राज्य के संवैधानिक प्रमुख माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर विधानसभा में अपने अभिभाषण के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों को रखा। मैं पक्ष और विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की प्रशंसा की। कागज रखने के मना किया था, आईपैड है। विराजिए लोग, मैंने पेपर रखने के लिए मना किया था, पेपर नहीं है। अरे ये मैं ये कह रहा हूं, अरे ये ऑब्जेक्शन करना था हरीश जी तो प्रतिपक्ष के नेता से करते कि ये टैबलेट होने के बावजूद भी कागज से पढ़ रहे हैं भाई। ये नेता प्रतिपक्ष से करते हैं आप चलिए आप बीमार मान लीजिए। मैं देखिए तो यहाँ भी पेपर में क्यों पढ़ते हो, दोनों ही बातें। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की प्रशंसा की, कुछ ने समालोचना की और कुछ ने माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। मेरी मान्यता है कि यह सदन जो राज्य की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसमें सार्थक चर्चा के माध्यम से सरकार की आलोचना, समालोचना पर तथ्य व तर्कपूर्ण चर्चा होनी भी चाहिए। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन में रखे गए प्रत्येक माननीय सदस्य के सुझाव, चाहे वे सरकार के कार्यक्रम व नीतियों की प्रशंसा में हो, चाहे सरकार की नीतियों में परिवर्तन के लिए दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव हो, चर्चा में उठे प्रत्येक बिंदु पर सकारात्मक दृष्टि से मैं और मेरी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारा देश भारत लोकतंत्र की जननी है और हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने विकास, विश्वास और आत्मसम्मान का एक नया इतिहास रचा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था
जो 2014 में दुनिया में 11वें पायदान पर थी, आज हमें गर्व है कि वो 4थे स्थान पर पहुंच गई है। 2 सदियों तक हमारे देश पर शासन करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अपने आप में तकनीकी रूप से शक्तिशाली समझे जाने वाले जापान की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़कर हम आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4.18 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार करते हुए दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। इसलिए जन कल्याण हम सबका सर्वोच्च लक्ष्य है। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित 3 कर्तव्यों को लेकर आगे चल रही है। इसका जिक्र मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति से पूछो उसको अधिकार दिखते हैं, लेकिन हमारी सरकार उन कर्तव्यों को जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश की आवश्यकता है, हम उनको लेकर के चलते हैं। इसलिए पहला हमारा जो कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, दूसरा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, और तीसरा सबका साथ सबका विकास। माननीय अध्यक्ष जी, इसका अनुसरण कर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, मैंने 1-2 सभाओं में भी कहा, क्योंकि लगातार ट्वीट भी आते हैं और मैं देखता भी हूं, मैं आपके दृष्टि को नहीं बदल सकता, मैं आपकी दृष्टि को नहीं बदल सकता। अगर आपकी आंखों की कमजोरी है और आपको नहीं दिख रहा है, तो मैंने अभी विद्यालयों में एक अभियान लिया है कि हमारे बच्चों की, सभी की, राजस्थान के बच्चे, उनकी आंखों का जांच करके अगर आवश्यकता हो तो उनको चश्मा लगाया जाए। मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे विपक्ष के लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा है तो वो चश्मा की व्यवस्था मैं करा सकता हूं। कई तो बुजुर्ग नेता हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य प्रदेश पर बड़ा कर्ज होने की बात कर रहे थे। एक दूसरे सदस्य तो आंकड़े का मायाजाल रचने में महारत हासिल कर रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा जो इस मामले में आंकड़ों में मायाजाल है वो तो किसी का है ही नहीं। लेकिन मैं प्रदेश के वित्त का लेखा जोखा तो हमारी वित्त मंत्री जी रखेंगी, लेकिन मैं भी सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब प्रदेश की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी थी। पिछली सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन ने ऐसा हाल कर दिया था कि खजाना खाली, योजनाएं अधूरी और भरोसा टूटा हुआ था। भयावह की स्थिति थी। यह वही दौर था जब कांग्रेस को खर्च का हिसाब नहीं देना था, उधारी का डर भी नहीं था, भविष्य की चिंता भी नहीं थी। होगी भी क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कल उन्हें सेवा का मौका मिलना ही नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने हमें विरासत में 5,79,781 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान के ऊपर पंजाब के बाद सर्वाधिक कर्ज था। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठे, हमने काम करने का रास्ता चुना। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को न केवल स्थिरता दी बल्कि उसे गति और दिशा भी दी है। मैं आ रहा हूं, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा एक एक, आप शांति से सुनते रहिए। मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रशासनिक सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित किया है। यह हमारी तारीफ नहीं बल्कि हमारे काम की गवाही है
और ये गवाही देश की सर्वोच्च आर्थिक रिपोर्ट दे रही है। जहां पिछली सरकार ने राजस्व असंतुलन की विरासत छोड़ी थी, वही हमने उसे सुधारने का बीड़ा उठाया। केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्व घाटे में लगातार कमी आ रही है, और आंकड़े खुद बोलते हैं कि वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा 38,954 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, और ये वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में इसके 31,009 करोड़ रुपए रहने की संभावना व्यक्त की है। इस तरह से हम 2 साल में राजस्व घाटे को करीब 8,000 करोड़ रुपए कम करने में सफल हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गिरावट संयोग नहीं है, यह सख्त वित्तीय अनुशासन और साफ नियत का नतीजा है। बही खाता जब ईमानदारी से लिखा जाए तो घाटा भी रास्ता छोड़ देता है। नियत सही तो भई सही, और भई सही तो घाटा कम। उद्योग विश्वास है, उद्योग विश्वास के साथ आगे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब नए नियम बदलते नहीं, निभाए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई पूरी तरह नियंत्रित रही है। इन्होंने महंगाई राहत कैप का ढकोसला तो किया था, पर हमने वास्तविकता में के धरातल पर महंगाई कम करके दिखाई है। वो भी आंकड़े में आपको बता रहा हूं। 2023-24 में 6.39%, 23-24 में, 24-25 में 4.34%, और 25-26 में माननीय अध्यक्ष जी 0.81%। महंगाई दर में महंगाई पर लगाम और आदमी को राहत मिली, ये हमारा कुशल वित्तीय प्रबंधन है। मेरा कहना है कि हम हवा में बात नहीं करते, बातों का बाजार में सौदा नहीं करते, जो कहते हैं वही जमीन पर उतारते हैं, हम हकीकत पर विश्वास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की सरकार के दौर में 2020-21 से 2023-24 तक 4 साल में केंद्र सरकार से, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो कभी कभी कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है। अरे भाई, आप जाते थे सरकार बचाने को, मैं जाता हूं जनता की सेवा को, तो अंतर तो लगेगा ही लगेगा। मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ लेके आता हूं, वो लेने वाला प्रमाण भी आपको मैं बताऊंगा। आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ उन होटलों में आराम कर रहे थे। एक जाता एक आता, एक जाता एक आता, एक क्या था? और मैं जूली साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बड़े नेताओं को भी देखा है, क्योंकि मैं लगातार 4-5 दिन से देख रहा था। कोई भी कांग्रेस का नेता, आप चाहे बीजेपी के सीनियर नेता या विपक्ष में नेता रहे हो या बड़े नेता हो, वो कोई भी देख ले, स्थिति ये हो रही है कि सदन चल रहा है। चलो पहले मान लेते हैं कि होड़ थी ही, लेकिन अब तो वो होड़ भी नहीं है, वो भी समझ गए, वो भी बेचारे अब होड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि सदन के नेता की मर्यादा क्या होनी चाहिए। मैं देखता हूं कोई भी प्रश्न करता है, से करे चाहे विपक्ष से करे, लेकिन आपको खड़ा होना है। अरे भाई, ये प्रतिपक्ष के नेता की कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर जब हम ही और आप दोनों ही कर लेते तो फिर वो सदन की क्या आवश्यकता थी? फिर तो एक तरफ आप बैठ जाओ, एक तरफ मैं बैठ जाऊं, फिर तो यही होता रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे वो युवा साथी आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैंने तो उनको बुलाया, इधर से भी बुलाया, उधर से भी बुलाया, अच्छा बोलते हैं। अरे उनका भय खुलने दो, उनको प्रैक्टिस आने दो, उनको बोलने दो। आप आते हैं एक बात में, मैं खड़ा। अरे भाई, जब आपको वो अब स्प्रिंग लग रही हैं, जब पिछली सरकार में आपकी स्प्रिंग कहां थी? जो अलवर में घटना हो रही थी उस पर भी आप नहीं बोले, उसमें भी नहीं बोले। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार के दौर में 2020-21 में 23-24 में तक 4 साल में केंद्र सरकार से
केंद्र सरकार से 15,803 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत निवेश सहायता के रूप में राजस्थान को कुल प्राप्त हुई थी। कितनी, दोबारा बता दूं, 15,803 करोड़। और माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन जब मैं डबल इंजन कहता हूं तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब डबल इंजन सरकार बनी तो रफ्तार भी डबल हो गई। हम 2 साल में ही 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत निवेश सहायता केंद्र सरकार से लेकर आए। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि आगामी वित्तीय वर्ष में भी 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजीगत निवेश सहायता केंद्र सरकार से मिलने है। गारंटीड रिडेम्पशन फंड में जो राशि राजस्थान ने निवेश की हुई है, उस पर हम पहले उस पर हम 50% के बजाय 50% के बजाय, क्योंकि उसमें हमें पहले 50% मिलता था, अब हमारा वो 75% विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हम प्रदेश के हजारों करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी विकास कार्य के लिए उपलब्ध होगी हमारी, तो उसमें भी हमारा काम होगा। इस राशि से सड़कें, नहर, पुल, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज आदि निश्चित रूप से काम तेजी से आएगा। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 में 30,700 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय हुआ है, जो इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। पूंजीगत विकास पर जो हमारा फोकस है, उसका फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को मिल रहा है। कृषि की बात हो या उद्योग की या हमारे सर्विस सेक्टर की, सभी में अच्छी वृद्धि होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और राजस्थान को इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 90,445 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पिछले वर्ष से करीब 6,505 करोड़ रुपए अधिक हैं और जो अब तक के सर्वाधिक भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 सालों के कार्यकाल में हमारा प्रदेश 11 जन कल्याणकारी योजना में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। 11 जन कल्याणकारी योजना में देश में प्रथम रहा है, 5 में दूसरे स्थान पर रहा है, 5 स्थानों पर दूसरे जगह रहा है और 9 स्थानों पर तीसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फार्म रजिस्ट्री योजना जो होती है, अक्षय और सौर ऊर्जा स्थापना, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी, स्वच्छता ही सेवा अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण पखवाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ष 2025 में अंगदान एवं प्रत्यारोपण और फिट इंडिया फ्रीडम रन, इनमें पहले नंबर आए। इसी प्रकार 5 राष्ट्रीय योजना में दूसरे स्थान पर और 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तीसरे स्थान के साथ 2 प्रमुख आयामों में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का सम्मान भी हासिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस संकल्प पत्र की बात कर रहे थे, उस संकल्प पत्र को लेकर के जिस हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमने राजस्थान के विकास के लिए जब हमारे मंत्रिमंडल के रूप में हमारे सीनियर लोगों के बीच में जब हम बैठे, तो हमने राजस्थान की एक योजना बनाई कि आखिरकार हमारे राजस्थान को क्या क्या आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के हिसाब से हमने रोड मैप बनाया। और वो रोड मैप हमारा था, राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता थी जल की, तो पानी की आवश्यकता थी, तो पानी के लिए रोड मैप बनाया। दूसरी आवश्यकता हमें बिजली के लिए थी, तो हमने बिजली का रोड मैप बनाया। तीसरी आवश्यकता हमारे युवाओं के रोजगार की थी, उसके लिए हमने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्राइवेट में भी रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में कैसे रोजगार दे सकते हैं उसको लेकर थी, हमारे किसानों को लेकर के थी, हमारे गरीब मजदूर को लेकर के थी, हमारी माता बहनों को लेकर के थी। यह थीम हमारी ऐसे कि हम राजस्थान में जो आवश्यकता है उन कामों को हम पहले लें। और माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले हमने जल की बात की, क्योंकि राजस्थान के लिए जल की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में जल का महत्व किसी से छिपा नहीं है।
रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उरे मोती मानुष चून। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के संयुक्त जल परियोजना राम जल सेतु, जब मैं राम जल सेतु का शुभारंभ किया जा चुका है, इसमें राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का मां मिलकर बन गया, राम शब्द बनता है और इस प्रकार ये राम जल सेतु बना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब 95 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सदन में कहा था, और सदन में उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस के लोगों से, प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं साहब, मैं विपक्ष के नेता कहा है, मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे, आप थोड़ा ये लगा लीजिए, मैंने ये कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 95 में जब विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? हाँ कहा ना, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रतिपक्ष के नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, सुनिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इसमें नहीं, आप जैसा विद्वान तो नहीं हूं मैं, आप आ रहा हूं मैं आपके पास भी, आप जैसा विद्वत्ता तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, जब उन्होंने कहा था, नहीं आप कर सकते हैं तो वो भी कर लो, बस की है तो आपके वो भी कर लो, और क्या करोगे इससे ज्यादा तुम? अब शांत रहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे आप। मैं आ रहा हूं, फिर आपके पास ही आ जाऊंगा, मेरे पास है, बता रहा आप जवाब देना, मैं आ रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो आप? देखो माननीय अध्यक्ष जी, जब उन्होंने कहा था, और मैं ये भी बता दूं प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, तो उनसे जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने जब ये कहा कि आप भाजपा वालों से लड़ लीजिए लेकिन राम से मत लड़िए, और नहीं तो तुम्हारा साफ हो जाएगा। वो राम से लड़े बिना नहीं माने, और आप देख रहे हैं स्थिति क्या हो रही है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, चाहे बीबी जी राम जो, चाहे राम जल सेतु हो, अरे भाई राम जी सबके रोम रोम में बसते हैं, इसलिए राम जी से मत लड़िए, लड़ने के लिए हम भी बहुत हैं, भाजपा से लड़िए, कोई चिंता की बात नहीं है, और अगर राम जी से लड़ोगे तो वहां की दुर्गति हुई है, यहाँ भी होने वाली है। और मैं आज कह रहा हूँ 3 साल पहले कह रहा हूँ, ये जो संख्या है ना, ये 1 2 इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये लिख लीजिए आज, और आज की बात आएंगे जब हम करेंगे। राम शब्द पर भी, राम शब्द पर भी, अरे मैं कह रहा हूं ना, लिख लीजिए, राम शब्द पर भी हमारे मित्रों को ऐतराज है। क्यों ना हो, इन्होंने तो भगवान राम को काल्पनिक मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय में भी शपथ पर दे दिया था। अध्यक्ष महोदय, जिस ईआरसीपी योजना को पिछली सरकार ने खूब लटकाया, भटकाया, अटकाया काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने इस परियोजना के 26,000 करोड़ रुपए के कार्य धरातल पर शुरू कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना के महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज ईसरदा बांध से जल संग्रहण प्रारंभ किया जा चुका है। इसी क्रम में बंदबाराटा भरतपुर तथा ब्राह्मणी बैराज चित्तौड़गढ़ के लिए 14,676 करोड़ रुपए की सहमति पत्र जारी किए जा चुके हैं। इन कार्यों को 2028 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। अब माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरी योजना पर आता हूं। वो योजना ऐसी है कि कांग्रेस ने दशकों तक उस योजना का फायदा लिया, और कई नेता तो ऐसे थे, उन्होंने कोई पेपर नहीं, कोई वो नहीं, चुनाव से जाकर के पहले बताते हैं लोग वहां कि उन्होंने कह दिया कि मैं इसको लेकर के आ रहा हूं, इसका शिलान्यास होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा। अरे माननीय अध्यक्ष जी, अरे इतनी झूठ
लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, अगर इसमें सही रूप से काम किया तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का सपना था कि राजस्थान को यमुना नदी का पानी मिले, लेकिन यमुना जल समझौता 1994 के पश्चात 30 साल के लंबे अंतराल के बाद राजस्थान को ताजेवाला हेड से अपने हिस्से का 577 MCM पानी नहीं मिल पाया। इस सदन के सदस्य और प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस ने यमुना जल के नाम पर शेखावाटी की जनता को दसों तक ठगा है। अपने राजस्थान में कहावत, आ रहा हूं, सारा कुछ बताऊंगा, आ रहा हूं। अरे माननीय सदस्य, अरे पूरा सुन लो। मैं आपके पास आ रहा हूं। अरे क्यों चिंता कर रहे हो आप साहब? ये शेखावाटी वाले कह रहे हैं, और मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, इन शेखावाटी वालों को पानी में ही पिलाऊंगा, आपको चिंता मत करिए, पानी आएगा, पानी आएगा। आप क्यों ले रहे हैं? आप तो ERCP आ रही है, आप तो उसका आनंद लीजिए, काहे के लिए कर रहे हैं? अपने राजस्थान में एक कहावत है, अरे तुम भी ERCP में प्रतिपक्ष के नेताजी, रामजल सेतु, बिल्कुल रामजल सेतु में बातों रो बीरबल कामरो की कोनी, कहावत है ना? हाँ, ये लिखने वाले की गलती है। बातारो बीरबल कामरो की कोनी। शेखावाटी के कांग्रेस के एक दिग्गज नेता तो हर चुनाव में यमुना का पानी लाने का वादा कर चुनाव जीतते रहे, लेकिन एक बूंद पानी लाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमने हरियाणा सरकार से समझौता भी किया। अब इस परियोजना की DPR का कार्य अंतिम चरण में है। पाइपलाइन के अलाइनमेंट का सर्वे पूर्ण कर लिया है, प्रस्तावित अलाइनमेंट फील्ड वेरिफिकेशन किया जा चुका है। एक बात बताइए, मैं आपके माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य जी से मैं पूछना चाहता हूं कि यह योजना जो होती है, यह सदन भी जानता है, राजस्थान की जनता भी जानती है, क्योंकि आप जब रिफाइनरी की बात करते हैं, बड़ी योजना की बात करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि एक भी बड़ी योजना इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया, पूरा ज्यादा समय पूरा प्रदेश में कांग्रेस का राज रहा, एक बड़ी योजना का नाम मेरे को बता दीजिए, कौन सी एक बड़ी योजना है? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, इतनी बड़ी योजना जो पूरा उसको करे, आपने सिर्फ काम किया होगा। आ रहा है इसमें, अभी आ रहा हूं मैं आगे, उसमें भी आ रहा हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम में आ रहा हूं ना, अरे उस पर आ रहा हूं मैं, वो पानी आपके, हाँ आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं मैं उसमें, उसी पे बोल रहा हूं मैं। सुनिए, आज मैं इस सदन के माध्यम से उनको नहीं दूंगा, मैं सुन लीजिए पहले, आज मैं कह रहा हूं, पहले उनको नमन करना है, आपको उनको नमन करना है जिनके बारे में आज मैं सदन के माध्यम से महाराजा गंगा सिंह जी को प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी यार चौथी बार खड़े हुए, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से 100 साल पहले, माननीय अध्यक्ष जी 100 साल पहले प्रदेश को गंगा नहर और राजस्थान नहर की सौगात दी, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है। लेकिन एक मुझे थोड़े मन में यह मलाल भी आ रहा है, क्योंकि आप योजना बदलने की बात करते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने एक नहर गंगा नहर के नाम से और दूसरी राजस्थान नहर के नाम से की थी, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी, जिनका उस समय 2025 में जब उसका मुहूर्त हुआ होगा, तो जिनके नाम इन्होंने की थी ना, उनकी उम्र भी शायद 10, 11, 12 साल की होगी, लेकिन उन्होंने 2025 में उसका शिलान्यास हुआ था, जब महाराजा गंगा सिंह जी ने किया था 1925 में, 100 साल पहले 1925 में हुआ था। वही मैं कह रहा हूं, मेरा पास, क्योंकि मैं 5 दिसंबर 2025 को दोबारा से मैं गया, 100 साल के बाद उनको नमन किया, और गंगा नहर प्रणाली की आधुनिकीकरण के लिए 1700 करोड़ रुपए भी मैंने दिए उसके लिए।
मैं नमन करना चाहता हूं कि 1925 में जिन्होंने एक ऐसी नहर का शिलान्यास किया और 2 साल बाद उन्होंने उसको प्रारंभ किया, ये कम बात नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को भी जिन्होंने उस गंग नहर में काम किया और उन्होंने इतनी बड़ी नहर बना करके तैयार की। मैं आज उनको भी नमन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 5 दिसंबर 2025 को जब मैं वहां उनका शताब्दी समारोह मनाया और गंग नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 1717 करोड़ रुपए की सौगात हमने दी। इसके साथ साथ हमने इंदिरा गांधी नहर के विकास कार्यों के लिए 4731 करोड़ रुपए का काम भी शुरू किए हैं। हमने 99,562 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसान की भागीदारी बढ़ाने का काम भी हमने किया है। यह माननीय मैं यह पानी की योजना बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरह हमारी जो देवास स्कीम है, माई एवं सामरवती बेसिन का जो व्यर्थ पानी बह करके अरब सागर में चला जाता है, इसे रोकने के लिए हमने अधिशेष जल को संचित करने के लिए देवास परियोजना बनाई। और इस देवास परियोजना का माननीय अध्यक्ष जी, आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारी इधर आता था। उसके लिए हमने एनीकट और टनल बना करके उस पानी को हम ले रहे हैं। और उदयपुर की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम 1690 करोड़ रुपए से देवास परियोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। इस परियोजना के लिए वन विभाग से एनओसी प्राप्त कर ली गई है और ये परियोजना पूर्ण होने पर दोनों की दृष्टि से मील। माननीय अध्यक्ष जी, मैं और भी बताना चाहता हूं, लगातार जिस तरह से हम जल के लिए काम कर रहे हैं और जल के लिए काम करते हुए हमें 2 साल में हमारे ऊपर बंसीवाले की मेहरबानी भी रही। सभी बांध भर गए, सभी तालाब, सभी सरोवर भर गए और किसान खुशहाल है। और जब किसान मेरे से बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे कहाँ हैं अजय सिंह जी किलिक, सबसे बड़े जमींदार हैं अजय सिंह किलिक जी। वो मेरे से कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा मूंग बहुत अच्छी हुई है अब की बार। और 35 साल के बाद, कौन सी नदी है आपकी? लूणी नदी 35 साल बाद चली है। और ये माननीय अध्यक्ष महोदय, लूनी अरे लूनी आती है भाई, हरी जी तुम्हारे यहां तक भी वही जाती है। अरे ये ऐसा पता है आपको, मैं इतिहास भी बता दूं। अरे हरी जी, आपको भौगोलिक स्थिति नहीं मैं बता दूं। पुष्कर एक हमारा ऐसा स्थान है, वो पवित्र स्थान है। पुष्कर की महत्वता के बारे में शायद सबको जानकारी है नहीं है, लेकिन मैं एक जानकारी बता दूं। पुष्कर हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये मंदिर हमारा ब्रह्मा जी का हमारे अरब सागर को और हिंद महासागर को जोड़ता है। इसकी महिमा ऐसे ही थोड़ी है, ये अरब सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। पुष्कर का आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है और आधा पानी हिंद महासागर की तरफ जाता है। यही इसकी वास्तविकता है। इसलिए लूनी निकलती है पुष्कर से, आगे से पुष्कर से और नागदा पुष्कर से आगे से जाती है। और ये आपके नेता, ये वो आप भी कर सकते हैं। और ये अरे आपके नेता बोल रहे हैं, ये सदन के माननीय सदस्य, सदन के नेता बोल। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय कि बंसीवाले की कृपा रही, इंद्र भगवान की कृपा रही, और जो नदियां कई सालों से नहीं चली थी वो भी चली। इसलिए हमारा किसान भी खुशहाल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे आग्रह पर उन्होंने जल जीवन मिशन की अवधि, इसमें भी आना चाहता हूं, जल जीवन मिशन की अवधि को उन्होंने 2028 तक बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने खुद तो कुछ किया ही नहीं, साथ ही हर घर तक नल का पानी पहुंचाने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को अपने कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। और उन्होंने जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार का
पर्यायवाची बना दिया, इसमें नहीं बोलते। 8 दोषियों के साथ इनके मंत्री तक जेल में बंद रहे और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी स्वीकृति दी है, कुछ और भी आएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद हमारी सरकार ने विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग कर हर घर तक नल में जल पहुंचाने के लिए 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि संशोधित समय सीमा के भीतर जल जीवन मिशन के काम पूरे किए जाएंगे और प्रदेश की जनता को गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। जल संरक्षण की राजस्थान की गौरवशाली परंपरा है, पुनः जीवित करने के लिए हमने जून के महीने में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया था। उसमें जितने भी हमारे पोखर, तालाब, एनीकट, उन सबको सुधारने का काम किया। प्रवासी राजस्थान भाई बहनों और भामाशाहों को भी योगदान से जल संचय संरचनाओं के निर्माण के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि जैसी पहल की और मैं इसके लिए तमाम प्रवासी राजस्थानी भामाशाहों का भी आभार व्यक्त करता हूं। पिछली कांग्रेस ने 5 वर्षों में 52,182 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई थी, जबकि हमने केवल 2 वर्ष में सतही जल एवं नहरी तंत्र से 99,562 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुझे विश्वास है कि हमारे इन कार्यों से राजस्थान अब जल संकट से नहीं बल्कि कुशल जल प्रबंधन से पहचाना जाएगा। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय, क्योंकि उन्होंने महाभारत के एक श्लोक से प्रारंभ किया है, एक श्लोक में भी बता दूं। ये तो आपने बात अब ये सब पता है आपको। माननीय अध्यक्ष जी, महाभारत से शुरू करते हैं। दुर्योधन कहता है, जानामि धर्म न च मैं प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मैं निवृत्ति। अर्थ सुनो, जब सुना अर्थ सुनोगे जब तुम संस्कृत में, तुम क्या जानो, विद्वान वैसे ही हो। संस्कृत में तुम ये तो तुम नहीं जानोगे उसमें, इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। आप पढ़िए, मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी में पढ़ो, जानोगे आप, वो मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी इसमें प्रवृत्ति नहीं है। मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मेरी इसमें प्रवृत्ति नहीं है। मुझे ये भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। तो आप लोगों के लिए यही कहूंगा कि आप धर्म नहीं अधर्म के साथ हो, असत्य के साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अधर्म की बात आई, आप महाभारत की चर्चा जरूर करें कि महाभारत न करें। हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव का मजबूत आधार है। क्योंकि मैं वो बात कह रहा हूं, मैं वहां नहीं गया कि कहाँ आया, मैं घूम करके 45 मिनट मेरे कहाँ गए। देखिए, ये सदन हमारी राजस्थान की जनता के लिए है, यह सदन हमारी योजनाओं के लिए है, यह सदन हमारी उनके लिए है जिन 8 करोड़ जनता ने हम सबको चुन करके भेजा है। हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व करते हुए हमने किस तरह से आगे किया है आपका है, आप हमें बता सकते हैं। आलोचना समालोचना एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ कहां से बढ़े, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बने, विकसित राजस्थान कैसे बने। कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव का मजबूत आधार है। जब तक हमारा अन्नदाता समृद्ध नहीं होगा, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त और मजबूत नहीं बन सकती। इसलिए कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 35% तक पहुंच गया है और ये अन्नदाता की खुशहाली का संकेत है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तब बढ़ता है जब किसान धरती का सीना छीनकर अन्न पैदा करता है, और ये तभी संभव हो पाता है जब उसे पर्याप्त पानी,
बिजली मिलती रहे और उसकी बीज तथा खाद की जरूरतें समय पर पूरी हों। मुझे इस बात पर गर्व है क्योंकि मैं किसान भी हूं और किसानियत भी मैंने की है। मैंने स्वयं जो किसान काम करता है वो शायद कोई भी काम होगा जो मैंने नहीं किया। मैंने वो सारे काम किए। खेती बाड़ी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं अन्नदाता किसान को तकलीफ को समझ सकता हूं और महसूस भी करता हूं। और महसूस में करके हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारे किसान भाइयों को तकलीफ दूर हो, वे समृद्ध बने, उन्नत और खुशहाल बने। अध्यक्ष महोदय, ये एक किसान की सरकार है जो किसान के दर्द को समझ सकती है, महसूस करती है। क्योंकि कई लोग मैं देख रहा था सदन के अंदर, अरे मौसम तो देख लो भाई, किसान मुड़ासा जरूर बांधता है, लेकिन ये नहीं पता है कि किसान मुड़ासा मूड पर साफी जो भी होता है वो कब बांधता है, वो या तो गर्मी में या सर्दी में। लेकिन भाई विधानसभा में ना सर्दी है ना गर्मी है, और उसमें मुड़ासा बांध करके ऐसे आ रहे थे कि भाई ये तो बिल्कुल पूरे किसान ही है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, ये ढकोसला करने से किसान के दर्द को नहीं समझ सकते। किसान की वाहवाही ऐसे नहीं मिलती। किसान के साथ जमीन में जाकर के ये मुड़ासा नहीं, काम भी मिट्टी में करने पड़ते हैं, पैर भी मिट्टी में करने पड़ते हैं। लेकिन भाई सर्दी गर्मी का तो पता होना चाहिए ना कि किसान को कब आता है, कब वो जब गर्मी में काम करता है, सर्दी में काम करता है, मुड़ासा बांधता है। अरे मुड़ासा बनने से किसान थोड़ी बनते हैं। जाके पैर ना फटी वो क्या जाने पीर पर आई, जाकी पैर ना फटी बेबाई वो क्या जाने पीर पर आई। हमारी साफ नियत किसान हित की नीति के कारण इंद्र देवता की भी मेहरबानी भी खूब रही। प्रदेश में खूब बरसात हुई, बांध लबालब भर रहे हैं और किसानों के चेहरे खिल रहे हैं। अब तो बंसी वाले की कृपा से मावट भी शानदार पड़ गई है। पड़ी है ना मावट भी शानदार पड़ी है, और ये अमृत की वर्षा भी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने तीसरे कार्यकाल में पहला फैसला किसान के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए किया। क्योंकि जब तीसरा बार जब सरकार आई थी तो उन्होंने सबसे पहले देश के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा आर्थिक संबल देने का काम प्रारंभ किया था पहले दिन उन्होंने। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमेशा उनके हृदय में किसान बोलता है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए भी गर्व है कि हमने संकल्प पत्र में प्रदेश के किसानों से वायदा किया, हम 5 साल के भीतर किसान सम्मान निधि को दोगुना करेंगे। अरे इसका जवाब तो मैं ही दे रहा हूं, तुम्हें कहने की जरूरत क्या है। मैंने 5 साल में कहा, अरे आपकी तरह थोड़ी हूं मैं। आपने लास्ट में अब कह रहे ये नहीं हुआ, आपने ऑर्डर निकाल दिया क्योंकि बजट में कोई प्रावधान नहीं। दादाजी की कलम है, लिखते जाओ। लास्ट के उस समय में जब इनको पता है हम जा रहे हैं तो फिर कुछ भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, अर्थव्यवस्था का कोई ध्यान नहीं, उसका कोई ध्यान नहीं। हमसे कहते हैं उनको पूरा करो। क्यों करें? तुमने कोई प्रावधान किया? तुमने कोई बजट किया उसमें? अरे घोषणा होने से थोड़ी होता है। अभी मैं बताऊंगा 2 साल के अंदर जो बजट घोषणा की उसमें कितना काम किया है। काम इसे कहते हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये नहीं हुआ हमारा। मुझे कहते हो गर्व है कि संकल्प पत्र में हमने जो किसानों को 5 साल में कहा किसान सम्मान निधि दोगुनी करेंगे, हमने 2 साल के भीतर ही किसान सम्मान निधि को 1.5 गुना कर दिया है। और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम इसे दोगुना करेंगे और करेंगे। डबल इंजन की सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 10,508 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और मैं अध्यक्ष जी, यही नहीं, हमने किसानों की चिंता है, इसलिए हमने 2 वर्ष में प्रदेश के किसानों को 48,325 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किया है। आज प्रदेश में
ये समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आज प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद और उस पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय भी आज प्रदेश के किसानों के लिए संबल का कार्य कर रहा है। अभी कह रहे थे किसको दे रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं जरा तुम पड़ोस के राज्यों से भी पूछ लें कि किसान के गेहूं के लिए दूसरे राज्यों में कितना मिल रहा है। दूसरे राज्यों के तो मेरे से कह रहे हैं कि आधा आप बराबर करो, नहीं तो ये दिक्कत होती है, लोग हमसे कहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं देश भर में सबसे ज्यादा अगर एमएसपी पर किसान का गेहूं खरीदा है तो हमारी राजस्थान की सरकार ने खरीदा। हमारे किसानों ने बीते वर्षों में मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाएं जैसी चुनौतियां भी झेली। ऐसे हर कठिन समय में हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी। इस वित्तीय वर्ष में किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 73,49,000 फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई। साथ ही 6,415 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम का वितरण भी हुआ है। हमने किसान को दिन में बिजली देने का वादा किया और मुझे खुशी है कि प्रदेश के 22 जिलों के किसानों को हम दिन में बिजली मिलना प्रारंभ हो गया है। हमने बिजली बिलों में 48,591 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है और 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी एक और कहना चाहता हूं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 59,000 सोलर पंप सेट लगाकर 921 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। किसान को पशुधन की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना संचालित रहे। इस योजना में अब तक 14 लाख से अधिक पशुओं को निःशुल्क बीमा पॉलिसी जारी की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन सरकार ठोस इरादे से काम कर रही है। क्यों? जिसके पसीने से अन्न उपजता है उस किसान की तकदीर बदलना हमारा फर्ज है। जिसके पसीने से अन्न उपजता है उस किसान की तकदीर बदलना हमारा कर्तव्य है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं किसान को और भी आवश्यकता होगी, हमारी सरकार उस किसान के हित में काम करेगी। क्यों? ये गरीब और किसान की सरकार है और हमेशा हम करते रहेंगे। मैं प्रदेश के भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहूंगा, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेताजी ने खाद और बीज पर भी प्रश्न उठाए थे। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में खाद की कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी केवल विपक्ष की सोच में है। रबी 2025 में हमने मांग से कहीं अधिक खाद उपलब्ध कराया है। लेकिन यही नहीं है, बिजली की भी बात करते हैं। अरे आपके है नहीं शायद विधायक, पहले मंत्री थे, आपकी सरकार में उन्होंने धरना दिया था बिजली के खिलाफ में। क्या माननीय अध्यक्ष जी, पूरे राजस्थान के अंदर ये जो सीजन चल रहा है, यह किसान का सबसे महत्वपूर्ण सीजन है। यह सबसे महत्वपूर्ण सीजन है। क्या कहीं एक भी आंदोलन देखा? कहीं भी कोई एक किसान परेशान हुआ? यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन उन्होंने खाद भेज करके रबी यूरिया, मैं आपको कहना चाहता हूं, रबी यूरिया 13,92,000। अरे हमको आप, अरे चल रहा है। अरे मैं एक बात कह रहा हूं, अगर चल रहा है तो कोई अखबार की कोई फोटो तो होगी, कोई कटिंग तो होगी, कोई कुछ भी तो होगा। अगर चल रहा है तो आपने कोई मांग उठाई क्या? आप कहां थे? आप सो रहे थे क्या? विपक्ष का कर्तव्य क्या है? हमें विपक्ष की भूमिका करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कहां थे? मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी को दिलवा दो, ये रखा तुम्हें। मैं रबी में यूरिया जो मांग है वो 13,92,000 मेट्रिक टन है। 13,92,000 मेट्रिक टन। और हमने आपूर्ति कितनी की है?
16,99,000 मेट्रिक टन, रबी में डीएपी की 3,23,000 मेट्रिक टन और हमने आपूर्ति की है 4,26,000 मेट्रिक टन। ये हिसाब है, कोई ऐसे बातों से नहीं होता है, बातों से नहीं होता है, बात तो कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, विपक्ष में जब बात ही नहीं करेंगे, कोई मुद्दा ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ करेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। और मैंने कहा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो कोई आकर के दे देता है कि साहब आप ये है, अरे भाई आप उसका आंकलन कर लो, उसको देख लो। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी मेरा चाहे हाँ पक्ष का होगा या ना पक्ष का होगा, कोई भी विधायक अगर मेरे को फोन करेगा 24 घंटे में मेरा फोन उसके पास वापस जाएगा, या तो तुरंत जाएगा नहीं 24 घंटे में जाएगा। और आपने भी अगर किसी ने किया हो तो वो भी मेरे को बता दे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, आप तो परसों ही मिले थे मेरे से। अरे एक बात, अरे भाई, अरे आप तो मेरे से परसों यहीं मिले थे, आप तो यहीं मिले थे। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करने पर 99 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये कह रहे थे 99 एफआईआर, 196 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित और निरस्त कर दिए गए हैं। 135 प्रकरण में उर्वरकों की जब्ती की गई है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष भरपूर बारिश और इंदिरा गांधी नहर में 20 वर्ष से सर्वाधिक सिंचाई का पानी मिला है। इन वजहों से हमारे किसान भाइयों ने खूब बुवाई की है, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है, हमारी बुवाई भी बढ़ी है वर्षा के कारण। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। मैं सदन के माध्यम से अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो खूब बुवाई करें, खाद की कोई कमी नहीं आएगी। माननीय, कई मेरे सदस्यों ने बात रखी थी फसल बीमा योजना की। फसल बीमा योजना की नाम भी है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों के हित में फसल बीमा योजना की शुरुआत की और इस आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज विपक्ष किसानों के हित की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन सच यह है कि किसानों की फसल बीमा योजना के नाम पर पिछली सरकार ने किसानों को केवल उम्मीदों का सहारा छोड़ दिया और प्रीमियम भुगतान का भी भारी बोझ आने वाली सरकार पर डाल दिया। कांग्रेस सरकार का ऐसा था कि काम अधूरा छोड़कर चले गए और जिम्मेदारी दूसरों के सिर मढ़ गई, लेकिन हमारी सरकार ने किसानों को निराश नहीं होने दिया। पिछली सरकार की छोड़ी हुई देनदारियों को भी पूरी ईमानदारी से निभाया और उनको हमने पूरा किया। मैं सदन के सामने तथ्य रखना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय जो वर्ष 2022 और 24 तक फसल बीमा प्रीमियम बकाया था, उसे हमारी सरकार ने चुकाकर किसानों को राहत देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार की छोड़ी हुई देनदारियों का कुल 1,286 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी भाजपा की सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह प्रयास है कि वास्तविक किसान को उसके हक का पैसा मिले, लेकिन बिचौलियों को नहीं। खेत में खड़ा किसान जब मुस्कुराता है तब शासन को अपने काम पर गर्व होता है और मुझे कहने में खुशी है कि मेरे राजस्थान का किसान गर्व के साथ वो खुशी मना रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई ठगा गया तो हमारे प्रदेश का युवा साथी ठगा गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव के समय युवाओं से वादा किया था कि हम राजस्थान को पेपर लीक, नौकरियों की लूट से मुक्ति दिलाएंगे। हमारी सरकार ने वादे के अनुसार शपथ लेते ही 16 दिसंबर को, 15 को हमने शपथ ली थी, 16 दिसंबर को ही 2023 को एसआईटी का गठन हमने कर दिया। अब तक, मैं लास्ट नहीं करा रहा हूं, अब तक कह रहा हूं,
कि आगे और भी आ सकती हैं। इसलिए अब तक 140 एफआईआर दर्ज कर 428 से अधिक अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है, भेजे जा चुके हैं। पेपर लीक माफियाओं को जेल भेजने का ये सफाई अभियान अनवरत रूप से जारी और रहेगा। हमारे एक विपक्षी सदस्य को प्रदेश के युवाओं की बड़ी चिंता है। जब ये मंत्री थे और लोग अपनी परेशानी लेकर उनके पास जाते थे तो ये कौन सा बाड़ा था उसका रास्ता दिखा देते थे, कौन सा बाड़ा था उसका रास्ता दिखा देते थे। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 3 फरवरी को हुई बहस में हमारी साथी ने उस बाड़े के बारे में पूरा इतिहास बता दिया था। अब आप ये बताओ, मुझे इस पर दोबारा बोलने की जरूरत है क्या? आज मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, और उस प्रवृत्ति की जो कुर्सी पर बैठते ही बदल जाती है और कुर्सी जाते ही ज्ञान का ग्रंथ बन जाती है। हम राजस्थान वाले सीधे लोग हैं। यहां कहा जाता है जब तक ऊंट खड़ा रहता है तब तक आदमी को रेत नहीं दिखती है। एक समय था जब कुछ लोग सत्ता में थे, पूरा कुनबा साथ था, एक हाथ में हुक्म तो दूसरे में रिश्तेदारी थी। तब सिस्टम बड़ा समझदार था। इम्तिहान होते थे पर मेहनत से पहले पहचान देखी जाती थी। इम्तिहान होते थे पर सवाल कागज में नहीं, पहले जेब में उतरते थे। और जो गरीब, जो मेहनती युवा वो लाइन में खड़ा रह जाता, उस वक्त युवाओं की याद नहीं आई, वो नैतिकता की किताब नहीं खुली। उस वक्त अधिकारों का भाषण नहीं हुआ। क्यों? उस वक्त नैतिकता कहां थी? उस वक्त युवाओं के अधिकार कहां थे? उस वक्त ईमानदारी किस फाइल में बंद थी? लेकिन समय बड़ा बलवान है। एक दिन कुर्सी खिसकी, ऊंट बैठ गया, और तभी एक चमत्कार हुआ, और वो वही लोग जो कल तक घी पीने में मस्त थे आज मंच से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार पाप है, युवा देश का भविष्य है, नैतिकता सबसे ऊपर है। अरे वाह, पहले घी पी लिया, अब उपदेश दिया। वाह, कमाल की बात है। जब सत्ता हाथ में थी तो मुंह में माखन था, अब बाहर आए हैं तो ज्ञान की मटकी फोड़ दी। मैं पूछना चाहता हूं, जब कुर्सी थी तब जुबान कहां थी? और जब फैसले का करने का वक्त था तब विवेक छुट्टी पर क्यों था? जब विवेक छुट्टी पर था। और सबसे मजेदार बात यह है, अब हर मंच से ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अरे भाई, ईमानदारी कोई रिटायरमेंट के बाद की योजना नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद की योजना होती है क्या अध्यक्ष जी? ईमानदारी कोई रिटायरमेंट के बाद की योजना नहीं होती। ईमानदारी तो वो चीज है जो कुर्सी पर बैठकर दिखाई जाती है, ना कुर्सी से उतरकर सुनाई जाती है। साहब, युवाओं को भाषण नहीं चाहिए, युवाओं को बराबरी का मौका चाहिए, उन्हें नैतिकता की कहानी चाहिए, उन्हें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जरूरत तो प्रदेश के युवाओं में विश्वास बहाली की थी, जो हमने करके दिखाया। आज प्रदेश के युवाओं के लिए अवसरों का अंबार लगा हुआ है। अब तक 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं
और 1,53,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन चल रही है। और हाल ही में हमने युवा दिवस पर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियों का कैलेंडर भी हमने जारी किया। साथ ही पिछले 2 साल में निजी क्षेत्र में भी युवाओं के लिए 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। हमने उम्मीदों को फिर से पंख दिए हैं। आज मेहनती युवाओं का सपना साकार हो रहा है। हमने उम्मीदों को फिर से पंख दिए हैं। आज मेहनती युवाओं का सपना साकार हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी, आप अपने साथियों से कह दीजिए कि अपने जो भी युवा साथी हैं, मिलने वाले हैं, आपके विधान, क्योंकि आपका तो पूरा है, तो उनसे कहिए कि वो मन लगा के पढ़ें, परीक्षा ईमानदारी से होगी। इस बार कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, बल्कि बैकडोर एंट्री करवाने की कोशिश करने वालों की भी जेल में एंट्री पक्की है। एक में माननीय, मैं वही कह रहा हूं, मैं एक भी बार नहीं बोला, नहीं सुझाव मैं बाद में ले लूंगा आपसे। विपक्ष के एक बड़े नेता अपने आप को महात्मा करा देंगे, वो भी आ रहा हूं। विपक्ष के एक बड़े नेता अपने आप को, क्योंकि मैं पिछली बार भी मैंने कहा कि जो सदस्य उपस्थित नहीं रहे उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि सदन में आएंगे, लेकिन इंतजार कितना करूं। मेरा तीसरा बजट है, ये आपका हमारा तीसरा बजट है। ये तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। वक्त बड़ा बलवान होता है जी, वक्त बड़ा बलवान होता है। यही गलतफहमी तो तुमको उधर बैठा दिया, इसी गलतफहमी ने तो, क्योंकि जब तुम कुछ दिख नहीं रहा था, आपके आंखों पर वो जो एक परत जो चढ़ी हुई थी, उस परत में आप कुछ देख ही नहीं पाए। उनके साथ, युवाओं के साथ कितना कठोर, कितना उनका युवाओं का पसीना गया, कितनी उनकी मेहनत की और उनके हाथ क्या लगा, ये नहीं दिखा आपको। मैं उन विपक्ष के बड़े नेता अपने आप को महात्मा गांधी का अनुयायी बताते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि आप महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग, कौन सी, सत्य के साथ प्रयोग दोबारा पढ़ें और फिर सोचें कि आपके रहते हुए प्रदेश के युवाओं पर क्या क्या बीती। बापू ने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। तो अगर आप में साहस हो तो इस सदन में आकर वह सत्य बताइए कि कैसे अपने प्रदेश के युवाओं का हक मारा और उन्हें निराशा में धकेल दिया। हमने एसआईटी का गठन कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा और प्रदेश के युवाओं को खोए आत्मविश्वास को लौटाने का काम किया। और आज आप प्रदेश के युवाओं से बात करोगे तो उनके मन में, अंदर में यह विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का युवा पूरी तरह से मेहनत करे, आगे बढ़े, और जहां उसे आवश्यकता है, निश्चित रूप से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है युवाओं के क्षेत्र में। और हमारा सरकारी में तो कर ही रहे, लेकिन प्राइवेट में भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी आए। और मैं तो कह सकता हूं युवा नीति हम लेकर के आए, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। स्टार्टअप के माध्यम से प्रदेश का युवा उद्यमी बनकर नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन रहे हैं। यह सरकार युवाओं के सपने को कुचलती नहीं, उन्हें दिशा देती है और मौका देती है। माननीय अध्यक्ष जी, कई मेरे सदस्यगण कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। सदन में कई माननीय सदस्यों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कई प्रकार की टीका टिप्पणियां की हैं। प्रत्येक लोक कल्याणकारी सरकार का यह पहला संवैधानिक धर्म है कि जिस जनता ने विश्वास के साथ उन्हें शासन सौंपा है, उन्हें सुदृढ़ कानून व्यवस्था देकर शांति और सुकून से जीवन यापन करने का वातावरण सुनिश्चित करें।
पिछली सरकार में अध्यक्ष महोदय, फिर आपने कानून व्यवस्था कहां देखी? पिछली बार तो किस्सा कुर्सी का लंबा चला। राजनीतिक मजबूरी से दो हिस्सों में बटी सरकार को सुरक्षा के लिए पुलिस के संगीन पैरों की आवश्यकता पड़ी। जिस पुलिस तंत्र का कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाना था, उन्हें मजबूरन सत्ता पक्ष के बागी विधायकों को नियंत्रण करने का काम सौंपा गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, साइबर क्राइम, पेपर लीक जैसी घटनाओं के साथ अपराधों के मामले में राजस्थान पहले और दूसरे पायदान पर था। हमारे द्वारा उठाए गए कठोर कदमों का परिणाम यह है कि राज्य में विगत 2 वर्षों से अपराध के ग्राफ में निरंतर कमी आती जा रही है। एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में 14.13% अपराधों की कमी दर्ज की गई है। दर्ज प्रकरणों की बात करें तो 2023 की तुलना में 2025 में 18.77% प्रकरण की कम दर्ज हुए हैं।